बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं समा न्यूज़ से सुहेल रशीद साहब। आज हम सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े अहम केसेस की समाअत हो रही है उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ बेंचेस भी बने हैं, कल बड़े अहम बेंचेस बने हैं और उन बेंचेस में कौन कौन से जजेस हैं और उसमें केसेस किस जो है वो तरफ जा सकते हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। एक तो जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, मामलात उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से कुछ जो है वो केसेस, इलेक्शन पिटीशंस हैं, उनके हवाले से समाअत थी। कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से समाअत है और 9 फरवरी को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा वो अलग अलग जो है वो इनको देख रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का जो बेंच बना है उस पर भी हम बात करेंगे और मखसूस नशिस्तों के केस पे भी तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। हम शुरू करते हैं आज से कि आज की जो इलेक्शन पिटीशंस थी वो क्या है। ऐसे लग रहा है कि पीटीआई मखसूस नशिस्तें तो चले उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जो नशिस्तें उनके पास आई हैं वो हो सकता है वापसी का रास्ता ना ले लें। आपको क्या लगता है? लगता तो बज़ाहिर ये है कि कुछ सीटें जा भी सकती हैं, लेकिन उस पर हम हतमी राय नहीं दे सकते। लेकिन ये बात आपने ठीक की कि सुप्रीम कोर्ट में अब धांधली और 8 फरवरी के इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो जुलाई का महीना है ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम है और इससे आने वाले कुछ साल जो हैं, एटलीस्ट कुछ मंथ्स जो आने वाले हैं उनमें भी पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का नक्शा कैसा होगा ओवरऑल, उसकी बुनियाद रखी जा सकती है, सियासी मुस्तकबिल। क्योंकि 8 फरवरी के धांधली के टाइटल से तो केस नहीं खुला सुप्रीम कोर्ट में, वो पिटीशन तो टेकअप नहीं हुई, लेकिन टुकड़ों 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 में इतनी चीज़ें खुल गई हैं कि उसे हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के इलेक्शन में मुबैना धांधली के मामलात ही देख रही है। आज वो एक हल्के देख का भी रही केस है था और नहीं भी लोधरा का। देख रही। हाँ, आज लोधरा के एक हल्के का केस था, उसमें आ गया। कल आप पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी तैनाती का मामला है, उस पर बहुत अहम समाअत होने जा रही है। उसमें देखा ये जाएगा कि पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती है, जो एक बड़ा तनाज़ा बना था, जो साबिक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के मलिक अहमद शहजाद खान। साहब, उनका और गवर्नमेंट के दरमियान एक स्टैंड ऑफ भी नज़र आया था उसमें कि रिफ्ट है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब उनके सुप्रीम कोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ही ये मामला अब सुलझाएगी कि ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का इख्तियार किसका था। दरअसल चीफ जस्टिस साहब पहली समाअत पे जब अभी लार्जर बेंच नहीं बना था तो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि हम हर चीज़ को इतना कंफ्यूज क्यों करते हैं, देख लें किसका इख्तियार है किसका नहीं है। लेकिन चूंकि ये आज कन्फ्यूजन वैसे उन्होंने कोई बयान दिया नहीं है कि जब असम्बली ने एक कानून कानून बना बना दिया दिया तो तो हम कैसे, हम क्या हाँ। कैसे देख सकते हैं। तो अब असम्बली ने तो इस ऑर्डिनेंस को भी, कि रिटायर्ड जजेज हो सकते हैं, उसको भी कानून बनाने की तरफ जा रही है और कल ही उसे, जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रही होगी, उसे सेनेट से भी मंजूर कराया जाएगा। मतलब तो कौमी असम्बली से जो ऑर्डिनेंस था वो अब बिल पेश हो के उसकी मंजूरी कौमी असम्बली से हो चुकी है कि रिटायर्ड जज भी ट्रिब्यूनल लग सकते हैं और उनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और कल सेनेट से भी मंजूरी हो जाएगी जी, तो तो फिर वो तो कानून कानून। बन जाएगा और फिर कानून का तो बहुत एहतराम करते हैं चीफ जस्टिस साहब, और उनका जो बेंच है, जो तश्कील दिया गया है, चीफ जस्टिस हैं और उसके बाद बीच के सारे सीनियर छोड़ के तो जो नए जजेज हैं वो उनमें शामिल है। तो 5-0 लोग कह रहे हैं कि इसमें मुतफ़िका फ़ैसला आ सकता है। मैं तो ऐसा नहीं समझता, इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का मामला सुलझ जाएगा। और ट्रिब्यूनल्स अगर रिटायर्ड जजेस वाले भी लग सकते हैं तो फिर ये काफ़ी हद तक चीज़ जो है ना, डैमेज कंट्रोल हो सकता है। अच्छा। तो ये ट्रिब्यूनल्स की तैनाती तय करेगी कि पंजाब में जो सवालात हैं 8 फरवरी के इंतखाबात पे और 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के वाक़यात पे, ठीक है। कि उसमें जिस तरह से चीज़ें क्वेश्चनेबल सुप्रीम हुई। कोर्ट उसको कैसे देख रही है? यही मतलब ये चीज़ें तो डेफिनेटली उससे जुड़ी हुई है ना हाँ, तो अब ये उसको। कल बेंच की पहली समाअत तय करेगी कि एक तो क्या फौरी तौर पर कोई रिलीफ गवर्नमेंट को मिलता है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड करके, या नहीं मिलता। ठीक मेरा है। ख्याल है सस्पेंशन की तरफ ये मामला नहीं जाएगा, ये 1-2 समातों में केस ही निपटाया जाएगा फाइनल। और उसके बाद देखा ये जाएगा कि ट्रिब्यूनल्स कब फैसले करते हैं इन दरखास्तों पे जो धांधली की शिकायत के लेकिन खिलाफ हैं। सोहेल साहब, ये एक बात यहाँ पे है कि 8 ट्रिब्यूनल्स काम एक्टिव हो गए हैं। मतलब पंजाब में मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं दूसरे। तो उनमें एक्टिव हो गए हैं, उनमें नोटिस भी हो गए हैं।
तो उनके अब वो अगर तब्दील होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार आएगा और इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड भी लगा सकता है। तो आप सिर्फ ये बता दें कि रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल ठीक है या सिटिंग जज को ज़्यादा इख्तियार होता है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, 2023 में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उनको सर्विंग जज अच्छे लगते थे, उन्होंने तरमीम की थी बाकायदा। जी जी, उस वक्त तरमीम करके सर्विंग जजेस, और आप वापस उस तरफ जा रहे हैं और इस चीज़ को क्वेश्चन किया है चीफ जस्टिस साहब ने पहली समात पे कि आपने अभी तो ये किया था, अभी ये कर रहे हैं और ऑर्डिनेंस से अगर चलाना है तो पार्लियामेंट का क्या मकसद है। लेकिन जब वो कर चुके होंगे तो कहेंगे अच्छा जी अब तो कानून है और हमने आइन और कानून का हल्फ लिया हुआ है तो आप जाएँ, आप करें। उसमें शायद कोई डायरेक्शन भी आ जाए कि ट्रिब्यूनल इतने अरसे में, या डायरेक्शन क्या हो तो कानून भी है कि जल्द अज जल्द फैसला करें इंतखाबी उज़रदारियों का या धांधली की शिकायत का। और नहीं वो तो 180 डेज लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन लिखा हुआ बहुत कुछ होता है। नैब केसेस का 30 दिन में लिखा होता था, इंसाइड दहशतगर्दी एक्ट में भी लिमिट दी हुई है, उन पर कभी अमल नहीं हुआ था। तो वो उससे बैठ जाते रहते हैं और होता ही है कि ट्रिब्यूनल फैसला दे भी तो हाई कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है और फिर 5 साल पूरे किए जाते हैं। कासिम सूरी और ख्वाजा साद रफीक की एग्जाम्पल सामने है और कासिम सूरी को सुप्रीम कोर्ट इश्तिहार तक उनके जारी बात पे कर चुकी है कि जी वो एक ट्रिब्यूनल स्टे पे कैसे 2018 से 23 तक जो मुद्दत गुजर चुकी है वो रहे हैं, जबकि उनके वकील अदालत के सामने पेश भी हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाए कि सूरी साहब को हमने खुद बुलाना है, और सूरी साहब नहीं आए तो उनके इश्तिहार की तरफ बात चली गई। और चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था, ये सिलेक्शन से पहले की बात है, कि जी हम इस चीज़ को ना मिसाल बनाएंगे कि आइंदा कोई स्टे लेके तो इस तरह का बंदा ना असम्बली में बैठा रहे। अब मेरा ख्याल है बेहतर है कि मिसाल बना लिया जाए और साथ बहुत सख्त पैमाना स्टे तो साद रफीक वाजे कर। हाँ नहीं, लेकिन जो सूरी साहब है ना दाढ़ थले आए हुए, अच्छा उनकी एक दरख्वास्त पेंडिंग थी तो उसके ऊपर बार उन्होंने कहा जी कि हम ना सबक सिखाएंगे बाकियों को कि स्टे के ऊपर आइंदा कोई नहीं बैठेगा। ठीक है। अब मेरा ख्याल है वो सबक सिखा देना चाहिए और ट्रिब्यूनल्स को पाबंद करना चाहिए कि आपने इतने अरसे में फैसले देने हैं, और ट्रिब्यूनल्स भी अगर इंडिपेंडेंट हो तो इसमें किसी को क्या मसला किया है। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स करें फैसला, जो जीते हुए हैं और असम्बली में बैठे हुए हैं या वज़ीर आला तक बन गए और उनको लगता है वो जेन्युइन जीते हुए हैं, उनको लोगों ने वोट दिया हुआ, तो उनको तो परेशानी का मसला ही नहीं है। वो कहें यार जाएं जिससे मर्जी, आप यूएन से करा लें इन्वेस्टिगेशन, ठीक है कि हम जीते हुए हैं। तो उसमें लैतो लाल से काम लेने की जो कोशिशें हो रही हैं, इससे हालात मज़ीद शायद ख़राब ही हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रिब्यूनल्स वाला केस दरअसल इंतखाबी धांधली का ही केस है। ट्रिब्यूनल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिब्यूनल का केस। मैंने क्यों कहा था कि ये केस धांधली का ही खुल गया। एक तो ट्रिब्यूनल्स जो वहाँ पे फैसला करेंगे कि इलेक्शन में जो लोग जीते हैं जनरल नशिस्तों पर वो जेन्युइन जीत है या नहीं, बिल्कुल। और फिर मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला होगा कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तों पे आए हैं वो भी जेन्युइन उनकी बनती हैं या नहीं। ओवरऑल अवामी मैंडेट जो 8 फरवरी को वोट दिया गया था वो किसे दिया गया था, लोग किसे चाहते थे और पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, ये सारा मामला इस महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट से तय हो जाएगा। ये जुलाई बहुत अहम महीना है और इससे तय होगा कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी की तरफ मामला जा रहे हैं या मुल्क में कोई इंतशार की तरफ कैफियत बढ़ रही है। क्योंकि अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता तो उसके पर भी तो गड़बड़ हो सकती है। उधर सियासी राब्ते जा रहे हैं, नए नए अलायंस बन रहे हैं, वो अपनी तहरीकें सोच विचार कर रहे हैं, और ऐसे में मुकम्मल इंसाफ की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लेकिन हुकूमत चाहती है कि मुकम्मल इंसाफ ना किया जाए। अच्छा सुहेल साहब, एक चीज़ जो है वो मखसूस नशिस्तों की तरफ आते हैं। 8 फरवरी के बाद पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, वो नहीं फिक्स हुई। इमरान खान साहब ने उस दिन कहा भी कि हमारी दरख्वास्त फिक्स करें। बेशक सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर दे कि ट्रिब्यूनल्स में मामला पहुँच गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सुनना चाहिए था। इतने बड़े लेवल पे जब धांधली के इल्ज़ामात आ रहे हैं और हुकूमत पे बड़े सवालात आ रहे हैं कि वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल हैं जो सिंगल केसेस आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करती है सुप्रीम कोर्ट, उसके भी बड़े गहरे असरात होंगे। चीफ जस्टिस साहब उस दिन फरमा चुके हैं ना, उन्होंने कहा जी कि धांधली की जब तक कोई सही तरीके से हम तक बात नहीं आएगी, ये जस्टिस अतरमल्ला ने जब नोट लिखा कि जी उस धांधली वाले केस को सुना जाए, तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अगली समात पे कह दिया कि धांधली की जब तक कोई सही तरीके से हम तक बात नहीं आएगी तो हम इसको नहीं सुनने वाले। तो ये उनका जवाब था। अब सही तरीका क्या है कि 184(3) में आपके पास भी लोग आए हुए हैं, ट्रिब्यूनल से भी आए हुए हैं और मखसूस नशिस्तों के केस में भी आए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ये किया, वो सारा मामला मौजूद है। अब सही तरीका और किया है वो मुझे नहीं पता कि वो किसी एक सीट के ऊपर मामला आ जाएगा ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आपके पास, वो सही तरीका होगा। आप सिर्फ उस हल्के को डिसाइड कर देंगे, वो सही तरीका होगा।
या फिर आप समझते हैं कि नहीं, ओवरऑल शिकायत के लिए एक 184(3) में टेकअप करके तो पूछ लेते हैं कि इमरान खान क्या चाहते हैं, कैसे किया जाए। ठीक है, तो उनसे सुन लें, उस पर गवर्नमेंट का जवाब ले लें, और उसके बाद हो सके तो डायरेक्शन दे दें कि सारे ट्रिब्यूनल जितने अरसे में केसेस निपटा दें। 184(3) का केस निपटाना कोई बात है? ये बात भी रह जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं रखी थी, लेकिन उस पर आप नहीं जा रहे। लेकिन चलो, आप ट्रिब्यूनल्स के मामले में आप एक फ़ैसला दे दें कि सारे ट्रिब्यूनल जितने अरसे में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें, तो अब अगले 1 महीने या 2 महीने में आप उन्हें कहते हैं वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके आपको बता देते हैं कि धांधली हुई है या शिकायत जेन्युइन है या नहीं है, तो उसमें मसला होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक और एंगल पे कि 8 हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। अब मसला इलेक्शन कमीशन में बना हुआ है कि मेरा इख्तियार है या तेरा इख्तियार है, वो तो चले अलग बात है। अब ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया है, तो उसमें मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, वो पार्टी तो है नहीं है। उसको मतलब या रिटायर्ड जज हो या मसला यही होता है, सुप्रीम कोर्ट तय कर दे जी आपका ही इख्तियार है, लेकिन जो अब काम हो गया है उनको काम जारी रखने उनको जारी रखने दें। मसला ये लिया हुआ है, वो सिटिंग जज हैं, वो केसेस सुन रहे हैं, उनका मसला क्या है इलेक्शन कमीशन तक? सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें एक लकूना है, उसको पॉइंट आउट मेरा ख्याल है समाज में कोई ना कोई फ्रीक करेगा कि जब ट्रिब्यूनल में केस जाता है ना, और जो मौजूदा गेम है फॉर्म 45 और 47 का, कि जी फॉर्म 45 में हम जीते हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने गलत फॉर्म 47 जारी किया। इल्ज़ाम है उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन के दरमियान का तनाज़ा है, इसमें इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का जज नहीं लगा सकता। सिर्फ ये कंसल्टेशन हाई कोर्ट के साथ ज़्यादा करीब है इंसाफ के कि वो हाई कोर्ट अपॉइंट करे, और फिर जो जजेस शुरू कर चुके हैं कार्रवाई, 8 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के अगर ट्रिब्यूनल के जज के तौर पर बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन उनको हटाता है, तो ये उन पे अदम एतमाद नहीं होगा कहीं इदारे का। बिल्कुल, जैसे मतलब अगर हुआ था इलेक्शन कमीशन का अदम एतमाद होगा तो वो बतौर जज उनका क्या वो काम ठीक नहीं कर रहे, या कोई मसला है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन का ये होता है, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस एंगल को भी जरूर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये एंगल भी देखना चाहिए कि आइन की, उसकी पार्लियामेंट की बालादस्ती और एहतराम होना चाहिए, आइनी इदारे इलेक्शन कमीशन का एहतराम होना चाहिए, लेकिन अदलिया भी एक इदारा है जिसका एहतराम उतना ही ज़रूरी है, और उसकी साख भी बाकी रहनी है, उसकी अथॉरिटी भी बाकी रहनी है, तब जाके काम चलेगा। इलेक्शन कमीशन बैठ के कहना शुरू कर दीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जज ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता जी, इसके ऊपर तासुब का जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है, और अंदाज़ा लगाएं ये, मतलब तो उसको कोई पूछे भी ना कि आपने ये कैसे किया। और लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों को अगर आप वो हटा देते हैं और रिटायर्ड जजों को उठा के लगा दें कि ये 8 तो ठीक नहीं थे, वो रिटायर ठीक, उन 8 के बारे में आप रीजनिंग तो दें ना। ये वो हमारे दोस्त हैं असरात मलिक साहब, वो कहते हैं कि चीफ काजी साहब जो है वो सिस्टम की गारंटी हैं। अब वो पता नहीं है असरात मलिक साहब जो है अपनी तशरीह होगी। तो एक चीज़ बताएं कि जो मखसूस नशस्तों का केस है उसमें आपको नंबर गेम कहाँ जाती नज़र आ रही है? और नंबर गेम का जो है ना तनाज़ा इतना सादा नहीं है इस बार मखसूस नशस्तों के केस में। मेरी राय में ये जो फैसला आएगा, मुझे यूँ लग रहा है कि इस फैसले में ना पढ़ते सुनते हुए भी लोग कंफ्यूज होंगे किधर गई है बात। पता क्या होगा यह है कि इस पॉइंट के ऊपर इतने और इतने के रेशो से हमारा ये राय है, इस पॉइंट के ऊपर इतनी रेशो इधर है, इतनी इधर है, 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती, फ़र्ज़ किया उनकी के 8-5, ठीक है, और पीपल्स पार्टी और नून को भी नहीं दी जा सकती। हो सकता है इसमें 8-5 रिवर्स हूँ, अच्छा 8 उसके अगेंस्ट हूँ और 5 हक में हूँ, ठीक है, या 7-6 हो जाए या इस तरह का हो जाए। और मुकम्मल इंसाफ से ये पीटीआई को दी जानी चाहिए, इसके ऊपर एक अलग राय आ सकती है। तो ये 3 राय होंगी जो मुकम्मल इंसाफ वाली राय जो 187 वाली है, उसमें वैसे मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, अतर मिनल्ला हैं, मुनीब अख्तर हैं, आयशा मलिक हैं, ये 4 तो बज़ाहिर क्लियर है, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, लेकिन तो 1-2 और भी जा सकते हैं, 1-2 और भी जा सकते हैं, जस्टिस शाहिद वहीद, आप मतलब एक और पॉइंट, अच्छा कुछ जजेस इसमें 3-4 ऐसे हैं जो क्या और क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो मतलब खामोश हमें लग रहे थे। उन्होंने कल अटॉर्नी जनरल से जैसे इरफान सादत वगैरह ने, जैसे हसन अजहरी वगैरह ने जो क्वेश्चंस किए, उन्होंने अटॉर्नी जनरल की जो विजडम या उनके जो आर्गूमेंट्स थे उसके अगेंस्ट वो चीज़ें गई हैं। वो उनकी अपनी राय है, उसके ऊपर वो अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं मान रहे। तो तनाज़ा ये है कि ठीक है जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हम 1 मिनट के लिए कह देते हैं कि उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, फहरिस्त नहीं दी, उसकी सीटें नहीं मिल सकती।
लेकिन उसके हिस्से की सीटें फिर आपने दूसरों को कैसे देनी है उसकी भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि दूसरों को दे देंगे। हाउस कंप्लीट लाजमी वो करना तो है। कहते हैं टैक्स है। हाउस कंप्लीट नहीं, टैक्स में ये थोड़ी टैक्स ये है कि हाउस कंप्लीट करना है। हाउस कंप्लीट करने में लिए तो आप नहीं, सुनिए ताज कौंसिल को भी जब आपने जाना काजी साहब आइन तो से कह रहे बाहर हैं है कि टैक्स नहीं। टैक्स है, टैक्स है, हम आगे टैक्स में पीछे होने से ये तो बड़ा टैक्स में सादा कल सा है, मैंने बल्कि मंजूर अली शाह साहब को कहना पड़ा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं है, मैं तो कल मतलब मैंने एक ब्लॉग में कि अल्लाह की कसम खाई कह दिया कि टैक्स में नहीं लिखा हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को देनी है। टैक्स में हाउस कंप्लीट करने का है ना। हाउस कंप्लीट करने के लिए आप सुनीता कौंसिल को दें तो ज्यादा उसमें नहीं, वो हो सकता है वो जो काजी साहब कहते हैं कि टैक्स का मतलब ये है कि वो जो है वो देनी है पीपल्स पार्टी और नून को जानी है। नहीं ना, वो भी टैक्स नहीं है ना, वो भी तशरीह करके देनी होगी पहली बार। फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, वो भी पहली बार देखना होगा आपको कि ये इजाफी नशिस्तें बच गई थी तो ये हमने अब किसी न किसी को लाजमी देनी है तो इसलिए हम उनको दे रहे हैं, वो भी तशरीह होगी। तो फिर ये तशरीह कर लें कि ये चूंकि पहली बार की एक सिचुएशन है तो अब चूंकि पार्लियामानी पार्टी डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन को असेंबली सेक्रेटरी दोनों कर चुके हैं सुनी ताज कौंसिल को, तो ये उनको दे देते हैं। ये भी एक नई तशरीह होगी और ये अवामी मैंडेट के करीब तर भी होगी। ठीक है, आप मुकम्मल इंसाफ में नहीं जाते तो इस पर चले जाएंगे, ओ अब तो पार्लियामानी पार्टी आपने डिक्लेयर कर दी है, अब वो पार्लियामेंट में हैं तो अटॉर्नी जनरल की है मंतक जी के फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 51 वो नहीं है, तो फॉर पर्पज़ ऑफ लॉ आर्टिकल वो नहीं है, और फॉर ये आदि नहीं हो सकती। पार्लियामानी पार्टी के नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि ये इस पर्पज़ के लिए नहीं होगी। वो पार्लियामानी पार्टी है, उसके पार्लियामानी लीडर हैं और वो पार्लियामेंट में अगर अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने लोगों का उसमें शमूलियत को तस्लीम कर रखा तो उनको ज़्यादा सीटें दे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा थी कि आप अगर कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए सीटें होती ही नहीं, तो फिर आपने गिना ही नहीं आज़ाद उम्मीदवारों को है 81 को, इनके अगेंस्ट आपने सीटें क्रिएट की हैं कि इनकी इतनी बनती हैं, दे आप दूसरों को दें, फिर तो आप इनके लिए सीटें भी क्रिएट ना करें ना। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो आप सीटें भी क्रिएट ना करें। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें सुहेल साहब दो तीन पॉइंट्स हैं मेरे जहन में। एक, मुझे लगता है कि बेंच की अक्सरियत ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, इंक्लूडिंग मतलब चीफ जस्टिस भी ये कह चुके हैं, अगरचे चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल से कैटेगोरिकली ये सवाल नहीं पूछा कि आपने 13 जनवरी के उस फैसले की गलत तशरीह क्यों की है। ठीक हो गया, बाकी अक्सरियत बेंच की ये समझती है कि गलत तशरीह हुई है। इसके अलावा वो जो बाप पार्टी वाला मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2019 में जो इलेक्शन कमीशन ने एक्ट किया, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो ठीक नहीं था, वो तब का इलेक्शन कमीशन था और ये था वो था, और अब जो है वो डिफरेंट है, और इसको भी ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पार्लियामानी पार्टी होना जो उनकी जो कल सवाल हो रहा था, आयशा मलिक कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि वो हो ही नहीं सकती, तो फिर आपने मान भी लिया इलेक्शन कमीशन ने। तो ये दो तीन पॉइंट्स मेरा ख्याल है इनमें से जजेस का निकलना आसान नहीं होगा। तो नहीं निकलने का एक रास्ता मौजूद है ना। आप ये कहें कि जी हम तशरीह नहीं करना चाहते आइन की, ये बुरी चीज़ है, तो चूँकि आपने आर्टिकल 51 में पार्लियामेंट ने लिख रखा है कि हाउस कंप्लीट करना है, लेकिन ये नहीं लिख रखा कि ऐसी सिचुएशन में कैसे करना है, तो आइनी तरमीम करके तो कभी कर लीजिएगा कि इसको कैसे करना है और फिर हाउस कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, भेज दें पार्लियामेंट को। लेकिन इनको अब पता है कैसे पार्लियामेंट को भेज दें, मतलब उसमें तो नहीं, इनको पता है पार्लियामेंट इस वक्त आइनी तरमीम करने की पोजीशन में ही नहीं है जब तक उसको मखसूसन चीज़ें नहीं देंगे। तो फिर ये नज़रिया ज़रूरत आ जाता है कि आप नज़रिया ज़रूरत के साथ ज़बरदस्ती इसको फैसला करना चाहते हैं। आप पार्लियामेंट का एहतराम करें, इसको भेज दीजिए कि आप आइनी तरमीम कभी करके ना देख लीजिएगा इसमें कि कैसे सेट करना है, फिलहाल इसमें आइन में नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं दे रहे फैसला। ठीक है, और हाँ, आइन को ओवरराइड कानून से नहीं किया जा सकता कि आप सादा कानून बना के इलेक्शन एक्ट में एक और तरमीम करके कहें जी कि ऐसी सिचुएशन में हुकूमत को मिलेंगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके लिए बाउंड भी करना। अच्छा सुहेल साहब, आखिरी हमारा थोड़ा सा मुख्तसर सेगमेंट, जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसमें भी बन चुका है बेंच जी। एक तो बेंच की जो तश्कील है उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, मुनीब अख्तर वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। चलिए, मुनीब अख्तर तो मेरे ख्याल में वो पिछले बेंच में थे, और आयशा मलिक, अतर मिनल्ला जो है वो नज़र नहीं आ रहे, ख़ास तौर पर इन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट बेंचेस में। और दूसरा, मिलिट्री कोर्ट्स आखिरकार फिक्स हो गया है 8 जुलाई के लिए, मेरा ख्याल है 8 जुलाई को मिलिट्री कोर्ट्स में जो अपीलें हैं उस पर। तो अब आपको लगता है कि अपीलें डिसाइड हो जाएंगी इसकी, क्योंकि इसका एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 84 लोग हैं, 84 खानदान हैं। कि इसकी अपीलों के मेरिट पे बात जा ही नहीं रही ना अभी तक। यही था कि अभी फिर शुरू होगा तो मेरा ख्याल है यही सिचुएशन सामने आ जाएगी कि जी कितने लोग रिहा हुए हैं, कितने बरी हुए हैं, कितनों का ये हुआ है, कितनों का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि 20 वो अगर होते, उन्होंने कहा 20 कर दिए, उनके फैसले मांगे हुए हैं ना।
कि अच्छा, उनके फैसले मांगे उनके हुए फैसले मांगे हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि वैसे वो बहुत रीजनिंग important किया है होगा, वो बहुत वो बहुत important इंपॉर्टेंट होगा। होगा कि रीजनिंग किया है, वो चैलेंजेबल है किस नहीं बुनियाद है। पर फैसले दिए हाँ जी, हैं। किस बुनियाद पे रिकॉर्ड पूरा वो सामने आएगा, वो पेश करना है अभी। जस्टिस मसरत अली साहिबा वो लील थी, उनकी वजह से ये केस जो है ना पेंडिंग था और वो दोबारा नहीं लग रहा था, और अब चूंकि उनको बेंच से एक्सक्लूड करके तो ये लगा दिया गया है। एक और अहम मामला है जिसमें जस्टिस मसरत अली ही बेंच का हिस्सा थी। दो अहम मामले हैं, एक जजेस का ख़त, 6 जजेस का 6 खत। जजेस का ख़त, उस पे जो सो मोटो केस है उसमें वो बेंच में शामिल हैं, वो नहीं लग रहा कि वो ली लें। दूसरा बल्ले वाली नज़रसानी कि वो ली लें, तो वो नहीं लग रहा। चलो नज़रसानी बाद में भी सुन सकते हैं, वो कहें जी कि वो आ जाएंगे वो सुन लेंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। जो 6 जजेस के ख़त वाला है मामला, वो बड़ा उसको important है। हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हमारे ज़राए तस्दीक कर रहे थे 4-5 दिन पहले से कि मज़ीद जो है ना कमेटी कसरत राय से ये समझती है जजेस कमेटी कि मज़ीद जस्टिस मसरत अली का इंतज़ार नहीं किया जाना अच्छा चाहिए, तो केस फिक्स किया जाए। केस फिक्स किया जाए। बिल्कुल। तो वो अगली मीटिंग में मेरा ख्याल है उसकी काज लिस्ट भी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत, मखसूस नशिस्तें, ट्राइब्यूनल्स, 8 फरवरी इलेक्शंस और मिलिट्री कोर्ट्स को डिस्कस किया, बेंचेस की तश्कील और किस तरफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो जुलाई का महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अहम फैसले आने हैं। जो भी अपडेट होंगी वो आपको हम फर्दन देते रहेंगे। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।